एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इकोनोमेट्रिक्स की लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे, मैं दिखा देती हूँ, ई ऑफ म्यू गिवन एक्स आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो कैसे होता है, यानी स्टोकेस्टिक डिस्टर्बेंस टर्म क्या होता है, और ई ऑफ म्यू आई गिवन एक्स आई, जिसे आप यू आई भी कह सकते हो, एरर टर्म जिसे हम कहते हैं, वो एरर टर्म होता क्या है बेसिकली, वो हमने देखा था। और ये भी देखा कि एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन जो है उस यू आई का, उस एरर टर्म का, वो इक्वल टू ज़ीरो है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है इस स्टोकेस्टिक डिस्टर्बेंस टर्म का, यानी वो म्यू आई जो था, मैंने जो कहा कि अदर वेरिएबल्स अफेक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो सारे जो अदर वेरिएबल्स है वो यहाँ पे यू आई में आते हैं। तो यू आई इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें रिग्रेशन एनालिसिस में यू आई रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस के तौर पे कुछ टोटल 7 पॉइंट्स गिवन है, तो वो 7 पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। As noted in section 2.4, the disturbance term ui is surrogate for all those variables that are omitted from the model but that collectively affect y. अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो हमें पता है, हमने डिमांड देखा है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि डिमांड जो है वो फंक्शन है प्राइस का, अपने खुद के प्राइस का, इनकम का, उसके अलावा टेस्ट हैबिट्स का, उसके अलावा इट इज़ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी या प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, आर यानी रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी एक्सेट्रा। हम इतनी चीज़ें लेते हैं। लेकिन जब रिग्रेशन एनालिसिस ले रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी मेरा इक्वेशन जाता है, वो जाता है y इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई, जहाँ पे y जो है वो डिमांड है, x जो है वो प्राइस है। लेकिन ये सारे जो दूसरे वेरिएबल्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं y डिमांड को, यानी y को, डिपेंडेंट वेरिएबल को, वो सब, उनका भी तो कुछ ना कुछ एटलीस्ट थोड़ा बहुत अफेक्ट करेगा, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होगा, वो हम म्यू आई में लेते हैं। उनका जितना भी इन्फ्लुएंस है वो साथ में मिलके उनका इन्फ्लुएंस म्यू आई में डालते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। द ऑब्वियस क्वेश्चन इज व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस, अब वो सारे मॉडल में से निकाल दिए गए हैं, ओमिटेड फ्रॉम द मॉडल, मतलब हम लोग मॉडल में सेपरेटली एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनको नहीं कंसिडर कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं, उनको सेपरेटली एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं ले रहे हैं, तो उनको ओमिट कर रहे हैं मॉडल में से। तो व्हाई नॉट टेक देम एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। The obvious question is why not introduce these variables into the model explicitly, यानी मॉडल में उनका भी एक सेपरेट, जैसे प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वैसे ये क्यों नहीं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी y इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई, यानी ये x हो गया आपका, x1 में लिखती हूँ प्राइस, प्लस बीटा 3 x2 हो गया इनकम। ऐसे सेपरेटली हम क्यों नहीं ले रहे एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टेटेड अदरवाइज व्हाई नॉट डेवलप अ मल्टीपल रिग्रेशन, इसे जो मैंने अभी लिख के बताया आपको, उसे मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस या मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ना कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल with as many variables as possible। क्यों नहीं हम ऐसे सेपरेटली ले सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे, क्यों आपको म्यू आई में ही डालना है। लेट्स सी व्हाट आर द रीजंस। द फर्स्ट, वेगनेस ऑफ द थियोरी। द थियोरी इफ एनी डिटरमाइनिंग द बिहेवियर ऑफ वाई मे बी एंड ऑफन इज इनकम्प्लीट। जो भी थियोरी आप बताते हो, थियोरी आप बोल रहे हो डिमांड की थियोरी है या आप कंजम्पशन की थियोरी बता रहे हो, वो
थियोरी जो है वो वाई का जो बिहेवियर होता है, यानी डिमांड का जो बिहेवियर है या कंजम्पशन का जो बिहेवियर है, वो हमेशा आप अगर एक्सप्लेन कर रहे हो थियोरी वाइज तो वो कंप्लीट नहीं होगा. ऑब्वियसली देयर विल बी सम रीजन, सम अदर वेरिएबल वो अफेक्ट करेगा ही जो आपको नहीं पता. वी माइट नो फॉर सर्टेन दैट वीकली इनकम एक्स इन्फ्लुएंस वीकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. यहाँ पे वो एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं कि हमें पता है इनकम, वीकली इनकम जो है वो वीकली कंजम्पशन को अफेक्ट करता है, बट वी माइट बी इग्नोरेंट और अनश्योर अबाउट द अदर वेरिएबल्स अफेक्टिंग वाई. हमें बाकी वेरिएबल्स जो हैं जो कंजम्पशन को अफेक्ट कर रहे हैं वो हम, हो सकता है हमें पता नहीं हो कि ऐसा भी वेरिएबल है जो अफेक्ट कर रहा है कंजम्पशन को. या फेस्टिवल सीज़न हो गया, फेस्टिवल सीज़न भी कंजम्पशन को अफेक्ट करता है, वो हम थियोरी में तो नहीं बात करते. अगर आपने कंजम्पशन की थियोरी देखी होगी तो उसमें उसकी बात आती नहीं है कि फेस्टिवल सीज़न अफेक्ट करता है. करेक्ट. तो ऐसी चीज़ें भी है जो आपको पता भी नहीं होंगी, वो आपके कंजम्पशन को या डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रही है. Therefore, mu I may be used as a substitute for all the excluded or omitted variable from the model. तो ऐसे सारे जितने भी और excluded variable हो सकते हैं जो y को अफेक्ट कर रहे हैं उसको हम substitute के तौर पे mu I में कंसिडर कर रहे हैं. सेकेंड, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. अभी कोई कोई सिचुएशन में क्या हो जाता है कि आप अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे जो दूसरे वेरिएबल्स हैं उनको लेना चाहते भी हैं लेकिन उनके डेटा अवेलेबल नहीं होते हैं. इवन इफ वी नो व्हाट सम ऑफ द एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स आर. जैसे हमें पता है कि कंजम्पशन को टेस्ट हैबिट अफेक्ट करता है, इनकम के अलावा टेस्ट हैबिट अफेक्ट करता है, कंजम्पशन को प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अफेक्ट करता है. ये सारी चीज़ें हमें पता है कि ये इनकम के अलावा कंजम्पशन को 3 और वेरिएबल अफेक्ट कर रहे हैं. ये हमें पता है कि कौन से एक्सक्लूडेड वेरिएबल है और किस तरीके से वो अफेक्ट कर रहे हैं. Even if we know what some of the excluded variables are and therefore consider a multiple regression rather than a simple regression. हमें पता है कि इनकम के अलावा 3 और वेरिएबल है अफेक्ट कर रहे हैं, हम उसे कंसिडर करते हैं मॉडल में और मल्टीपल रिग्रेशन बना लेते हैं. ठीक है, चलो समझ में आया. We may not have quantitative information about these variables. इन पे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है कि नंबर्स के तौर पे उनका इन्फॉर्मेशन नहीं है. जैसे टेस्ट हैबिट है, टेस्ट हैबिट कंजम्पशन को अफेक्ट करता है, बट क्या टेस्ट हैबिट आपके नंबर के तौर पे आपको पता होगा क्या कि कितना टेस्ट है, कितना हैबिट है, कितना टेस्ट आपके कंजम्पशन को अफेक्ट करता है? ऑब्वियसली नो. इट इज़ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल. क्वालिटेटिव मतलब वो एक क्वालिटी है, राइट? तो वो नंबर के तौर पे आप नहीं लिख सकते, तो उसका क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होगा. It is a common experience in empirical analysis that the data we would ideally like to have often are not available. तो हम अगर कंसिडर करना भी चाहें उन वेरिएबल्स को लेकिन उनके डेटा ही नहीं है, उनके वैल्यूज़ भी नहीं पता चलेंगे, या तो फॉर सम रीज़न कि वो क्वालिटेटिव डेटा है इस वजह से वो नंबर के तौर पे इंफॉर्मेशन नहीं होगा, या फॉर एनी रीज़न कि उनका डेटा ही अवेलेबल नहीं है. जैसे मैंने कहा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, लेट्स से प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी का डेटा अवेलेबल है ही नहीं, मैं कहाँ से लिखूँगी, कहाँ से मल्टीपल रिग्रेशन रन करूँगी? मुझे डेटा तो चाहिए. For example, in principle, we could introduce family wealth as explanatory. So, consumption is also affected by wealth. Income के अलावा अगर मैं wealth consider कर रही हूँ as explanatory variable in addition to income variable to explain family consumption expenditure, अगर मैं consider कर रही हूँ, but unfortunately information on family wealth is generally not available. हो सकता है कि फैमिली का वेल्थ कितना है वो आपको कैसे पता चलेगा, डेटा अवेलेबल नहीं है. और अगर फैमिली रेडी भी है प्रोवाइड करने के लिए वेल्थ का डेटा, वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो एग्जैक्ट नहीं बताएंगे अपना वेल्थ कितना है. करेक्ट.
तो वेल्थ का इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली कहीं पे गिवन नहीं होगा कि फैमिली के पास कितना वेल्थ है. Therefore, we may be forced to omit wealth variable from our model. अगर आप उसको separately as a independent variable consider कर रहे हो तो wealth का तो information है नहीं, तो आप क्या करोगे, आपको omit करना पड़ेगा from our model despite its great theoretical relevance in explaining consumption expenditure. लेकिन थियोरी में तो बोला गया है कि कंजम्पशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय वेल्थ, क्योंकि कंजम्पशन का फंक्शंस अगर आप देखो तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, वेल्थ एंड सो ऑन. तो वेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कंजम्पशन को अफेक्ट करता है थियोरी में. लेकिन अगर आप इकोनोमेट्रिक मॉडल रन करने जाओ तो वेल्थ का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, अगर होगा भी तो एक्यूरेट नहीं होगा, तो जो आउटकम निकल के आएगा वो मिसलीडिंग होगा. करेक्ट. तो इसके बेसिस पे आप उसको ओमिट करना चाहते हो, लेकिन ओमिट करोगे लेकिन देयर इज इन्फ्लुएंस. करेक्ट. थियोरी तो बोलता है कि वेल्थ इन्फ्लुएंस करता है, तो इस वजह से आप म्यू आई में डाल देते हो उसको. थर्ड, कोर वेरिएबल्स वर्सेस पेरिफेरल वेरिएबल्स. अब ये क्या है, ये समथिंग डिफरेंट टर्म्स है, इसको हम समझेंगे. Assume in our consumption income example that besides income x1, the number of children per family x2, sex female or male x3, religion which caste you belong to x4, education x5, how much are you educated, वो भी आपके कंजम्पशन को अफेक्ट करता है. x5 एंड जोग्राफिकल रीजन, किस एरिया में रह रहे हो वो भी आपके कंजम्पशन को अफेक्ट करता है. x6 ऑल्सो अफेक्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो कितने लिए गए हैं, x6. x1 था इनकम जो कि इम्पॉर्टेंट है. नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ऑब्वियसली नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं. कैसे, ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे तो आपका कंजम्पशन लेवल ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा लोग हैं ना. थर्ड, सेक्स, दैट इज़ वेदर यू आर फीमेल और मेल. फीमेल हो तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उस हिसाब से जाएगा, मेल हो तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उस हिसाब से जाएगा. करेक्ट. देन रिलीजन, विच कास्ट यू बिलोंग टू. अगर रिलीजन इज योर रिलीजन वॉन्ट्स यू टू हैव एवरी डे समथिंग लाइक some expense on some पूजा आइटम्स और some रिलीजन रिलेटेड आइटम्स, तो आप उस पर खर्चा रोज़ करोगे तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा. तो ऐसे रिलेटेड चीज़ें हैं, रिलीजन भी आपका अफेक्ट करता है. फिफ्थ, एजुकेशन. इफ़ यू आर मोर एजुकेटेड आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उस हिसाब से जाएगा. यू वांट अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो उस हिसाब से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा. if you are not that educated and you are not having that much income, then आपका consumption expenditure उस हिसाब से जाएगा. Sixth, geographical region, the area where you are living that makes you spend more on something, तो आपका consumption expenditure उस हिसाब से जाएगा. तो ये सारी चीज़ें भी consumption expenditure को किसी ना किसी वे में affect करती है. तो ये अगर समझो इनकम के अलावा ये सारे 6 वेरिएबल्स टोटल हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कंजम्पशन को अफेक्ट कर रहे हैं. बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल that the joint influence of all or some of these variables may be so small and at best non-systematic or random that as a practical matter and for cost considerations it does not pay to introduce them into the model explicitly. अब क्या बोला कि इनका अगर मैं फीमेल मेल वाला ले लूँ, मैं रिलीजन वाला ले लूँ, मैं जोग्राफिकल एरिया ले लूँ, इन तीनों का मैं अगर जॉइंट इन्फ्लुएंस देखूँ तो वो इतना कुछ फ़र्क नहीं देता है. इट इज़ मिनिमल अमाउंट, लाइक 1 और 2% अफेक्ट करता है उनका जॉइंट इन्फ्लुएंस. तो वैसे ही अगर मैं इनमें से 4 मतलब 6 में से टोटल 3 या 4 साथ में ले लूँ और उनका जॉइंट इन्फ्लुएंस भी वाई पे देखूँ तो वो बहुत मिनिमल अमाउंट है, लाइक 1 और 2%. तो उसको सेपरेटली मॉडल में लाना और लाने के बाद जो कैलकुलेशन हम बीटा 1 बीटा 2 का करेंगे उसको बैठ के करना और फिर
ऑब्वियसली देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व। अगर आप ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व कर रहे हो तो उस पर डेटा कलेक्ट करो, उसको रन करो, मल्टीपल रिग्रेशन रन करो, तो कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगा, अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ जाएगा। लाइक उसका इन्फ्लुएंस 2% है, वो 2% के इन्फ्लुएंस के वजह से हम उसको मॉडल में इंक्लूड करें और हमारा कॉस्ट बढ़ा दें, तो क्या ही मतलब बनता है, करेक्ट? तो हम उसे कंसिडर ना करें तो वो बेहतर है। One hopes that their combined effect can be treated as random variable. हम उसका combined effect, साथ में effect एक साथ म्यू आई में ले लेते हैं ना। एक ही वेरिएबल होने, 4 वेरिएबल्स जिनका जॉइंट इफेक्ट इज नेग्लिजिबल, 4 वेरिएबल अलग मॉडल में होने से अच्छा एक ही वेरिएबल में ले लो सारे को, अच्छा है ना, कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो यही होता है कि आपको म्यू आई की ज़रूरत क्यों है। तो कोर वेरिएबल्स क्या होगा कि सारे वेरिएबल्स को एक साथ, इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स जो हैं उनको एक साथ, जो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं उनको कंसिडर करो मॉडल में, वेराज जो बाकी के वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ जॉइंटली एक वेरिएबल में ले लो। Intrinsic randomness in human behavior. Even if we succeed in introducing all the relevant variables into the model. चलो ठीक है, कहीं से डेटा निकाल लिया और कुछ ना कुछ करके हमने मॉडल में इंक्लूड कर दिया सारे वेरिएबल्स को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। There are bound to be some intrinsic randomness in individual ways that cannot be explained no matter how hard we try. मिलजुल के ये 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, ये 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल चलो हमने कंजम्पशन और कंजम्पशन के रिग्रेशन एनालिसिस में ले लिए, जो ऊपर 6 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। फिर भी कुछ ना कुछ रैंडमनेस होगा ही। हाँ, वी आर ह्यूमंस, वी आर टेंड टू चेंज, करेक्ट। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी हमारे अंदर जिसके वजह से हमारा कंजम्पशन इफेक्ट असर होता होगा या कंजम्पशन पे अफेक्ट होता होगा, जो ये 6 वेरिएबल्स में इंक्लूडेड नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर है, राइट। तो इस वजह से वो रैंडमनेस आएगा ही, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही जो एक्सप्लेन आप नहीं कर पाओगे। इस वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो म्यू आई में ले लें। The disturbance, the mu's may very well reflect the intrinsic randomness. तो ये जो चीज़ है जो स्टिल कुछ ना कुछ अफेक्ट कर रही है y को, जो इन 6 वेरिएबल्स के अलावा है, मे बी माई बिहेवियर, मे बी सम और दी अदर थिंग, तो वो सारा म्यू आई में आ जाता है, वो म्यू आई कवर कर देता है। Poor proxy variables. Although the classical regression model to be developed in chapter 3, हम chapter 3 में classical regression model देखेंगे, assume that the variable y and x are measured accurately. जब भी आप classical regression model रन करते हो, कोई भी regression model रन करते हो, तो आप एक चीज़ assume करते हो कि y और x वेरिएबल जो है वो accurately measured है, यानी जो y और x के वैल्यूज़ हैं, जो भी आप वैल्यूज़ ले रहे हो गिवन है डेटा में, जैसे हमारा ऊपर x की वैल्यूज़ थी 80, इनकम की वैल्यूज़ थी 80, 100, ये सारी 120, ये x की वैल्यूज़ थी। y की वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली मिली थी, 80 के बेसिस पे 5 हाउस होल्ड थे, 55, 65, 75। तो वो जो मेजर आपने लिया है वो एक्यूरेट है। एक्यूरेट है मतलब सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है उस डेटा में। तो हम एक चीज़ ये अज्यूम करते हैं कि जो मेजरमेंट लिए गए हैं उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। मतलब अगर मैं डेटा कलेक्ट करने गई हूँ, तो अगर वो सामने वाले पर्सन ने कंजम्पशन बोला मेरा 55 है, मैंने 65 लिख लिया, ऐसे कोई गड़बड़ नहीं हुई है, एक्यूरेटली मेजर्ड है। इन प्रैक्टिस द डेटा मे बी प्लॉग्ड बाय एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, सुनने में एरर हो गया तो मैंने अलग लिख लिया, या टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई, या मेजरमेंट करने के टाइम पे मिस्टेक हो गई, तो ऐसे मिस्टेक्स बाउंड है, ह्यूमन नेचर है। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल मिल्टन फ्रीडमैन्स वेल नोन थियोरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। सो मिल्टन फ्रीडमैन का एक कंजम्पशन फंक्शन है विच इज़
permanent consumption, that is YP, as function of permanent income. उनका जो थियोरी है, मिल्टन फ्रीडमैन थियोरी ऑफ परमानेंट कंजम्पशन एंड परमानेंट इनकम, वो थियोरी ऐसे है कि परमानेंट कंजम्पशन जो है वो फंक्शन है परमानेंट इनकम का. बट सिंस डेटा ऑन दीज वेरिएबल्स आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल इन प्रैक्टिस, वी यूज प्रॉक्सी वेरिएबल. परमानेंट कंजम्पशन, परमानेंट इनकम, इन पे डेटा नहीं होता, करेक्ट. यू कांट हैव अ परमानेंट इनकम डेटा, यू कांट हैव अ परमानेंट कंजम्पशन डेटा. कोई भी कंजम्पशन परमानेंट नहीं होता, इट इज चेंजिंग. तो आप उसकी जगह पर प्रॉक्सी ले लेते हो. प्रॉक्सी क्या लिया? करंट कंजम्पशन एंड करंट इनकम ले लिया, विच कैन बी ऑब्जर्वेबल. यू कैन ऑब्जर्व करंट कंजम्पशन क्या है, करंट इनकम क्या है, वो देख सकते हो. सिंस द ऑब्जर्व्ड y and x may not be equal to, obviously current consumption and current income will not be equal to your permanent consumption and permanent income according to the theory. करेक्ट. थियोरी क्या बोलता है? परमानेंट कंजम्पशन, परमानेंट इनकम लो. लेकिन ये बोल रहा है कि डेटा नहीं मिल सकता तो हम करंट इनकम, करंट कंजम्पशन लेते हैं. ऑब्वियसली वो दोनों इक्वल नहीं होंगे. एंड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एरर. एरर आ गया मेजरमेंट का. द डिस्टर्बेंस टर्म म्यू में इन केस देन ऑल्सो रिप्रेजेंट द एरर ऑफ मेजरमेंट. तो जो एरर आ गया मेजरमेंट में, इस वजह से वो म्यू आई कंसिडर कर. As we will see in later chapter, if there are such errors of measurement, they can have serious implication for estimating the regression coefficients of the B. तो अगर इस तरीके का एरर आता है और आप म्यू को कंसिडर नहीं करते हो, तो कैसे अफेक्ट करेगा बीटा को, वो हम आगे देखेंगे. What are the significance or what are the you can say what are the problems relating to the error of measurement. Sixth, principle of parsimony. Following Occam's razor, we would like to keep our regression model as simple as possible. Occam's razor क्या है? Occam's razor जो है, that descriptions can be kept as simple as possible until provide inadequate. सो दिस इज ऑकम्स रेजर. मतलब जितना हो सके सेंटेंस को सिंपल रखो, बड़ा चढ़ा के नहीं बोलो. सिंपल, तो मॉडल को सिंपल रखो, बड़ा चढ़ा के मत बनाओ. सो वी विल लाइक टू कीप आवर रिग्रेशन मॉडल सिंपल एज पॉसिबल. इफ वी कैन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ y substantially with 2 or 3 variables, explanatory variables, and if our theory is not strong enough to suggest what other variables might be included, why introduce more variables? अगर हम y को 2 या 3 explanatory variables से ही explain कर पाते हैं और बाकी के variables हमें पता नहीं है या पता भी है तो बहुत negligible effect है, तो क्यों ही उनको consider करना है मॉडल में. 2-3 से हो पा रहा है ना, काम चल रहा है ना, सिंपल पॉसिबल हो रहा है ना, एग्जैजरेट क्यों करना है मॉडल को. लेट यू आई रिप्रेजेंट ऑल अदर वेरिएबल. यू आई को करने दो, एक ही यू आई वेरिएबल रहने दो. 5-6 और वेरिएबल लाने से एक ही यू आई को रहने दो. सिंपल रखो मॉडल. ऑफ कोर्स वी शुड नॉट एक्सक्लूड रेलेवेंट. हाँ, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि सिंपल रखने के जगह पर कि बहुत सिंपल रखो, ऐसा ना हो जाए कि आप इम्पॉर्टेंट वेरिएबल को ही हटा दो. नहीं, इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स को कंसिडर करो, बट जो अनइम्पॉर्टेंट है, नेग्लिजिबल इफेक्ट है जिनका, उनको क्यों रखना है मॉडल में, और मॉडल में रख के उस मॉडल को इतना क्यों हैवी और इतना क्यों डिफ़िकल्ट बनाना है, उनको म्यूआई में जाना है. इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स को रखो, तो सिंपल रखो मॉडल को. This is principle of parsimony. Coming to wrong functional form, which is last reason. Even if we have theoretically correct variables explaining a phenomenon, and even if we can obtain data on these variables, very often we do not know the form of functional relationship between the regressant and the regressors. इसका मतलब क्या है कि अगर चलो हमें पता भी है कि वेल्थ अफेक्ट कर रहा है,
रिलीजन अफेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अफेक्ट कर रहे हैं, सेक्स अफेक्ट कर रहा है, जोग्राफिकल लोकेशन अफेक्ट कर रहा है, हम कंसिडर करते हैं और उसका हम लोग डेटा भी लाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि उनका रिलेशनशिप किस हिसाब से है। मतलब अगर एक चिल्ड्रन बढ़ जाता है तो वो किस तरीके से कंजम्पशन को अफेक्ट करता है वो हमें नहीं पता है। अगर आप फीमेल हो तो वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है वो हमें नहीं पता है। द फंक्शनल फॉर्म वी डोंट नो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अ लीनियर इनवेरिएबल फंक्शन ऑफ इनकम और अ नॉन लीनियर इनवेरिएबल फंक्शन। पता नहीं है मतलब क्या। अगर हमें पता नहीं है कि कंजम्पशन का ये लीनियर वाला जाएगा, मतलब वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई, मतलब जो एक्स आई है वो उसका जो पावर है वो 1 है, लीनियर है, वेरिएबल। द प्रॉपर फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स ये है, और दिस मतलब एक्स आई स्क्वायर भी अफेक्ट कर रहा है, मतलब इनकम का स्क्वायर भी अफेक्ट कर रहा है। वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप इज देयर। इज इट दैट yi, that is consumption expenditure, is being affected beta 1 plus beta 2 x1i, that is income, लेकिन प्लस बीटा 3 x2i स्क्वायर वेल्थ के स्क्वायर के साथ रिलेटेड है इनकम। अगर वेल्थ 1 है तो इनकम उसके स्क्वायर के साथ रिलेटेड है। क्या ये सही है फंक्शनल फॉर्म? हमें नहीं पता कि वेल्थ के स्क्वायर के साथ रिलेटेड है, एक्सक्यूज मी, कि वेल्थ इटसेल्फ पावर 1 के साथ रिलेटेड है। वी डोंट नो, फंक्शनल फॉर्म नहीं पता कि अगर हो सकता है वो 1 अपॉन वेल्थ के साथ रिलेटेड हो, बीटा 3 1 अपॉन x2i 1 अपॉन वेल्थ के साथ रिलेटेड हो। वी डोंट नो हाउ इट इज रिलेटेड टू वेल्थ। द फंक्शनल फॉर्म कैसा है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, वो हमें नहीं पता। तो अगर हम कंसिडर करते भी हैं तो उनका किस तरीके का रिलेशन है, फंक्शनल फॉर्म क्या है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, रैशनल है, रैशनल यानी 1 अपॉन वाला, या लोगैरिथमिक फंक्शनल फॉर्म है लॉग के टर्म्स में, वी डोंट नो। तो हम कैसे कंसिडर करें? मे बी करेक्ट फंक्शनल, अगर हमने नॉन लीनियर वाला ले लिया लेकिन पता चला नॉन लीनियर वाला जो था वो करेक्ट था। इन टू वेरिएबल मॉडल्स द फंक्शनल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप कैन ऑफन बी जज्ड बाय अ स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम से हम आगे फंक्शनल फॉर्म्स करेंगे सेकेंड की थर्ड चैप्टर में, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट कि कैसे फंक्शनल फॉर्म आप स्कैटर डायग्राम से पता करते हो। बट इन मल्टीपल सिंपल 2 वेरिएबल मॉडल में हम स्कैटर डायग्राम से फंक्शनल फॉर्म जान सकते हैं। अगर 2 वेरिएबल मॉडल है, 2 वेरिएबल मॉडल यानी सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो स्कैटर डायग्राम से पता नहीं चलेगा कि फंक्शनल फॉर्म कैसा है। बट इन मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल इट इज़ नॉट ईजी टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट फंक्शनल फॉर्म। मल्टीपल, ऑब्वियसली व्हेन यू आर सेइंग इतने सारे वेरिएबल कंसिडर करना मतलब मल्टीपल रिग्रेशन हो गया। मल्टीपल रिग्रेशन में आप स्कैटर डायग्राम से जान नहीं सकते कि किस तरीके का फंक्शनल फॉर्म है। फॉर ग्राफिकली वी कैन नॉट विजुअलाइज स्कैटर डायग्राम इन मल्टीपल डायमेंशन, नहीं कर पाएंगे। फॉर ऑल दीज रीजन स्टोकेस्टिक डिस्टर्बेंस म्यू आई जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने सिग्निफिकेंस 7 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। इट्स ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ना, हाफ एन आवर का लेक्चर हो गया है, हाफ एन आवर का क्लास हो गया, वीडियो हो गया, ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगी एक्सप्लेन करने के लिए। सो डू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छे से समझा कि स्टोकेस्टिक एरर टर्म्स का इम्पोर्टेंस क्या है, कमेंट कर दीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी फीडबैक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स ताकि उनको भी स्टोकेस्टिक एरर टर्म का इम्पोर्टेंस पता चले।
प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड आप जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, काफ़ी लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, उनके एग्ज़ाम्स में हेल्प हो रहा है, तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी। एंड येस, इफ़ यू वांट एनी ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम मी, डायरेक्ट 1-on-1 फॉर एनी इकोनॉमिक रिलेटेड पेपर और टॉपिक, आप नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो आपका नाम और टॉपिक का नेम या आपका सिलेबस, जो भी आप मुझसे कवर करवाना चाहते हो। मैं जितना हो सके जल्दी आपको रिवर्ट बैक करूँगी। थैंक यू सो मच।